खा पी लिया वो सब कुछ? खाए वो अच्छे से? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी आए होगा ना पढ़ने के लिए। नींद आ रहा है, सो लो, जगह खाली है। ये दोनों शर्ट डालो इसमें। हाँ, तकिया भी लेते हैं हम। ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा थोड़ा। डिफॉल्ट करके रखे ना, इतना बढ़ क्यों जाता है ये? अरे गायब हो गया आधा। आधा गायब हो गया। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। पहला देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। लिखना है इसमें, करंट थ्रू, current through each resistance, current through each resistance is same, current through each resistance is same, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उससे जो करंट पास करेगा सेम करंट पास करेगा। तो देखो, ओम्स लॉ से अगर यहाँ पे वोल्टेज निकालोगे, ओम्स लॉ से इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? ठीक है। V1 है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, V2 है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R2 एंड V3 है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R3। और ये करने के लिए हमने कोई बैटरी अप्लाई करके रखा होगा यहाँ पे, जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो इस केस में V1 प्लस V2 प्लस V3 अप्लाइड पोटेंशियल जो टोटल पोटेंशियल है उसके बराबर होना चाहिए।
नेक्स्ट काम क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अगर इस तीनों को किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें ताकि इस वोल्टेज के अक्रॉस उसको कनेक्ट करे तो इतना ही करंट फ्लो हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेम पोटेंशियल रखने पे इतने का पोटेंशियल इसके अक्रॉस लगाओगे तो जो करंट आएगा सेम आएगा। और इसमें ओम्स लॉ यूज करके लिख सकते हो। V किसके बराबर होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। कैपेसिटेंस का उल्टा होता है। कैपेसिटेंस में अगर सीरीज में कैपेसिटेंस होता है तो रेसिप्रोकल ऐड होकर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 और वहां से इक्विवेलेंट आ रहा है। पावर कंजम्पशन निकालो। इस कॉम्बिनेशन के लिए पावर कंजम्पशन कितना होगा, कितना आएगा पावर कंजम्पशन। देखो पावर कंजम्पशन एक्चुअल सर्किट से भी निकाल सकते हो या फिर इक्विवेलेंट सर्किट से भी निकाल सकते हो। एक्चुअल सर्किट में 3 रेजिस्टेंस थे जिसको हमने रिप्लेस किया एक इक्विवेलेंट सर्किट से, तो पावर कहीं से भी निकाल सकते हो क्योंकि इक्विवेलेंट हम तभी लाए हैं जब उसके थ्रू सेम पोटेंशियल अप्लाई करने पे सेम करंट फ्लो हो और पावर कंजम्पशन सेम हो, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन अगर कैलकुलेट करोगे एक्चुअल फिगर से जो पावर होगा कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि कितना रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस है, तीनों के क्रॉस पावर आएगा। तो P1 कितना लिख सकते हो, आई स्क्वायर R1, P2 कितना होगा आई स्क्वायर R2 और आई स्क्वायर R3 कॉमन कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या बोलते हैं। हाँ तो पावर जो होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सारे रेसिस्टर के अक्रॉस सेम होगा। मतलब रेसिस्टेंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि एक के अगेंस्ट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दूसरे के अगेंस्ट, तीसरे के अगेंस्ट, चौथे के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी टर्मिनल पोटेंशियल है बैटरी का, वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, R1 R2 R3। अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो डिवाइड होगा, इधर से I3, इधर से I2 एंड इधर से I1। अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग करंट हो सकता है, वो कंडीशन नहीं है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम होना चाहिए, करंट से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस के वैल्यू पर। ओम्स लॉ से यहाँ भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2 एंड I3 R3। ये जो करंट है यही स्प्लिट हो रहा है I1 में, I1 I2 में और I3 में। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल करंट के बराबर होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाला जो रिलेशन है यहाँ से देख सकते हो, इस केस में क्या होगा, जो भी करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उधर से करंट क्या होगा, कम होगा। ऐसे पिछले वाले केस में भी एक चीज लिखे थे ना, V1 इज इक्वल टू IR1, 3 ऐसा लिखे थे ना, उसके सामने भी ऐसा लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये वाला टर्म लिखा है। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा सीरीज के केस में वो रेसिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल ड्रॉप सबके क्रॉस सेम रहता है, तो हम करंट की बात करते हैं और करंट रेसिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करो, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। निकालो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। अरे बैठ जाते हुए, पिछला वाला समझ में नहीं आता है क्या, सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। उधर करंट वेरी कर रहा था तो करंट निकाले थे, ये लिखा हुआ है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो इसके आगे वाला काम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले थे, वही काम करना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या होता है, इसको एक से रिप्लेस करेंगे, बैटरी वही रखेंगे, करंट जो फ्लो होगा वो सेम फ्लो होगा, की वैल्यू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा,
देखो यही सारे इक्वेशन सब यूज हो गए। यहाँ से अगर ओम्स लॉ यूज करोगे, ओम्स लॉ अगर यूज करते हो तो इस सर्किट के लिए क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ से इन किसी को कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिख सकते हो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और बाकी अगर R4 R5 R6 होता तो वो सब भी आ जाता। पावर कंजम्पशन निकालो। नेक्स्ट है पावर कंजम्पशन, कैलकुलेट करो पावर कंजम्पशन कितना होगा। अगेन P विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है कांस्टेंट है, इसलिए पावर का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली आता है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, V स्क्वायर बाई R1 प्लस V स्क्वायर बाई प्लस V स्क्वायर बाई V स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये जो पूरा टर्म है वो किसके बराबर है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट है, तो V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट सीधे लिख सकते हैं। हाँ याद है इसको। नेक्स्ट केस आता है मिक्स कॉम्बिनेशन, लेकिन जो भी मिक्स कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमें दो दो सीरीज या दो पैरेलल के फॉर्म में ब्रेक करके ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल नोट लिख लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दो दो का याद रखेंगे, क्योंकि जब भी मिक्स कॉम्बिनेशन देता है तो हम उसको दो दो के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और जब दो के फॉर्म में ब्रेक करेगा क्या हुआ, टू रेसिस्टर्स इन सीरीज। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, क्या, तेज बोलो ना, सुनाई नहीं देता। हाँ बोलो, अरे बोलो। हाँ, रेसिस्टर जो है ना वो डिवाइस है, और रेसिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेसिस्टर क्या है, डिवाइस का नाम है। जैसे कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं हम, कैपेसिटेंस, वैसे ही रेसिस्टर लिखे या रेसिस्टेंस लिखे बात सेम है। देखो अगर दो रेसिस्टेंस है और सीरीज में, तो इस केस में हमें क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, V1 और V2 निकालना होगा, क्योंकि करंट जो यहां से जाएगा वो क्या होगा, दोनों के थ्रू सेम होगा। अगर I इधर से फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा। तो हमें निकालना है कि ये V1 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड B। तो हमने इसके पहले जब सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था तो उसमें बताया था कि V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V रेसिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर R1 की वैल्यू ज्यादा है तो V1 ज्यादा होगा, अगर R2 ज्यादा है तो V2 ज्यादा होगा। तो यहां से लिख सकते हो V1 का जो वैल्यू होगा वो होगा R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V।
V1 कितना होगा, V1 होगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V क्या था, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। वैसे ही V2 कितना हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। करंट तो सेमी फ्लो होगा, तो करंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। क्या, हाँ कैपेसिटेंस में उल्टा था सीरीज के केस में, क्योंकि उधर जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली था। वहां ऐसा रिलेशन चार्ज के लिए दिखता था, Q इज इक्वल टू C1 प्लस C, ये वाला टर्म दिखता था। नंबर 2 है, 2 रेसिस्टर्स इन पैरेलल। यहाँ रेसिस्टेंस सेम है, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट पूछेगा तुमसे, करंट कौन सा जो इधर से फ्लो हो रहा है I1 और इधर से फ्लो हो रहा है I2। और हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि जो I होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए I1 अगर कैलकुलेट करोगे तो I1 की वैल्यू होगी R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू इधर क्या आएगा, इधर बोलो क्या आएगा, I आएगा या V आएगा। और I2 कितना होगा, R1 डिवाइडेड बाई अगेन जो भी सर्किट से सवाल होता है वो तीन तरीके का हो सकता है, या तो तुमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा किसी डिवाइस के अक्रॉस, या फिर उसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है वो पूछेगा। इन तीन चीजों में से कोई भी पूछ सकता है। जैसे कैपेसिटेंस के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा था, और चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछ रहा था, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर पूछ रहा था। तो सेम है, ऐसे ही सेम टू सेम चलता है। इसमें भी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे उधर एक एग्जांपल जो कर रहे थे, सेम टू सेम एग्जांपल इधर भी होता है। ये रेजिस्टेंस है, आ जाइए, ऐसा कुछ करे थे ना कैपेसिटर में। कितना होगा आर इक्विवेलेंट, 3R या R/3, R/3। सारे के सारे किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। कैसे पता चला सब पैरेलल में, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ये ए है, और ये वायर चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये होगा। ये पॉइंट अगर बी है, ये वायर आएगा कनेक्ट हुआ किससे, बी से। तो इधर कहीं भी देखोगे दो ही पॉइंट है, और उसी दो पॉइंट के अक्रॉस तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इसके लिए लिख सकते हो, जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये आर, आर और आर, ये एंड बी। सो आर इक्विवेलेंट कितना होगा,
R/3। फाइंड फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। अच्छा लिख लो पहले लिख लो, वो वाला छाप लो पहले। ज्यादा से ज्यादा ना 2 लाइन का सवाल है, तुम्हें पता ना क्या कर रहे हो। देखो इसके क्रॉस कैलकुलेट करना, ठीक है, तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको हटा करके एक से रिप्लेस कर दोगे, कितना होगा इसका 3 × 2 डिवाइडेड बाई, हाँ जब भी दो पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो इसके जगह क्या, सॉरी वहां पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 6/5। जैसे ही 6/5 ये मिल गया और ये 5 है, तो हमारे पास पता है कि अगर ये V1 है और ये V2 है, तो V2 के लिए क्या ले सकते हो, 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6/5 इंटू 10, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 250 डिवाइडेड बाई 31 वोल्ट। इतना छोटा सा सवाल है, पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हो उतना देर से। क्या हो गया, 60/7 आएगा, देख लो अगर कहीं कैलकुलेशन गलती हो तो। लिखना इन द एवर प्रॉब्लम, इन द एवर प्रॉब्लम, इन द एवर प्रॉब्लम फाइंड फाइंड करंट थ्रू, फाइंड करंट थ्रू 3 ohm resistance, find current through 3 ohm resistance। Find current through 3 ohm resistance।
10/3 अलग अलग आ रहा है सबका। 20/31 तुम्हारा कितना है? 10/3। और कोई? तुम्हारा कितना है? चलो देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि अगेन तुम लोग जो पाथ फॉलो कर रहे हो बहुत ही बड़ा है। इसमें क्या करोगे, ये वाला सर्किट था, इधर से करंट कितना जा रहा है वो निकाल लोगे, इधर से करंट कितना जा रहा है वो निकाल लोगे, और इधर इसको रख दो I1 और इसको रख दो I2। ठीक है, तो इधर से करंट इजिली इजिली निकाल सकते हो क्योंकि V2 निकाल चुके हो, यहाँ का रेसिस्टेंस पता है, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R। तो V2/R2 अगर पुट करते, V2 तुमने निकाला था 250/31 डिवाइडेड बाई कितना 5, कितना आएगा 50/31 एम्पियर। ये टोटल करंट है और हमें क्या निकालना है, ये I1 निकालना है। ये रेजिस्टेंस अगर R1 है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, इनवर्स रिलेशन होता था। तो I1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाई इंटू I। अब सब कुछ तुम्हारे पास है, R2 की वैल्यू कितनी है, इसका वैल्यू कितना था, तो 2/5 इंटू 50/31 कितना आएगा 20/31 एम्पियर। देखो डिपेंड कर रहा है ना कि तुम क्या निकालना चाहते हो, जो पूछ रहा है ना वही कैलकुलेट करो, फालतू की बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने में कोई फायदा है नहीं। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट पाथ में, तब जाकर के जल्दी से पूरा पेपर खत्म कर पाओगे, नहीं तो इधर ही लगे ही रह जाओगे। और दो रेसिस्टेंस वाला बहुत ही हेल्पफुल होता है, बस हमें डिवाइड ही करना होता है कि कौन सा दो रेसिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, फिर उसको यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो। डॉट डॉट का मतलब है अप टू इनफाइनाइट।
ये तुम्हारा बोतल है? किसका? तो इधर इतना पीछे कौन बैठा है? इंस्टीट्यूट के बोतल पे खुद पे हक जमा लिया। पानी ठंडा कर रहा है क्यों? हाँ, करो कैलकुलेट करो कितना कितना होगा। पहला वाला हो जाना चाहिए क्योंकि इस टाइप का एक कैपेसिटर में सवाल करवाए थे। सेम टू सेम वही है। कितना? पहले वाले का? चलो देखते हैं सिर्फ आ रहा है कि नहीं। तुम कौन सा सॉल्व कर रहे हो? चलो देखो पहला वाला सॉल्व करते हैं। ए के लिए अगेन पॉइंट देखो कितने यहाँ पे जंक्शन है। एक ये भी ए है, ये ए है, इधर ये बी है, ये पॉइंट क्या है, और ये पॉइंट एक अलग है सी है। मतलब इस पूरे सर्किट में कितने जंक्शन है? बस तीन है, तो तीनों जंक्शन को लिख दो ऐसे। इधर ए, इधर बी, और अपने मन से कहीं भी सी लगा सकते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में कौन कौन से कनेक्टेड है? ये और ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इधर ला के कनेक्ट कर दो। ये वाला रेजिस्टेंस किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए सी के बीच में, तो ए के सी के, ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दो। ये किससे कनेक्टेड है? बी और सी के बीच में। नेक्स्ट लास्ट वाला ये किधर कनेक्टेड है? ये भी बी और सी के बीच में ही कनेक्टेड है। आ रहा है बात समझ में? अब क्या करना है तुमको? ये आर, इधर आर, इधर आर। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। इन दोनों की जगह एक ला सकते हो, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/2। ठीक है ना, वो दोनों पैरेलल में थे, जब उसको रिप्लेस करोगे तो R/2 हो जाएगा। अब ये R और R/2 किस में है? सीरीज में है। तुम्हें ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो पहले बाकी सारी जो चीजें ए और बी क्या है बीच में उसको सॉल्व करेंगे। तो ए और बी के बीच में अगर इसको देखोगे तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो इसके जगह क्या लिख सकते हो? एक रेजिस्टेंस ला सकते हो जिसका जिसका वैल्यू कितना होगा? 3R/2। और ये 3R/2 इसके साथ कैसा है? पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में है तो उसके लिए RAB अगर कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू होगा R × 3/2R
डिवाइडेड बाई आर प्लस 3/2R। इसी को सिंप्लीफाई करना। देखो जो सर्किट दिया है ना उसको अपने ढंग से इजी वाला ड्रॉ नहीं करोगे फिर नहीं हो पाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार जरूरत पड़ रहा है उतना बार सर्किट को ड्रॉ करना पड़ता है। ऐसा सोचो कि एक ही बार में कर दे तो नहीं होगा। मैंने भी एक बार में नहीं करा, बार बार सीरीज को पैरेलल में ब्रेक करा है और फिर उसको सॉल्व करके लिखा हुआ। पेपर बचाते हो, डायग्राम बनाते हो नहीं, फिर गलत हो जाता है। अब देखो इसने यही पे सीधे कर दिया। अब बात देखो, अभी तो दिमाग में है ना, समझ में आएगा, लेकिन जब उस कॉपी खोलोगे ना 10 दिन बाद, पता है नहीं खोलोगे, लेकिन अगर खोल लिए ना तो फिर बेहोश हो जाओगे खुद देख करके कि ये काला वाला से है। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये काला वाले के बीच में लाल वाला कहाँ से आया, उस टाइम सोचोगे। और ये 3R/2 कैसे हुआ, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर दो। चलो एक का काम खत्म हो गया, दूसरा देखते हैं। ये डायग्राम, इसमें क्या है, ये सारे जो पॉइंट है ये कौन से पॉइंट है, बी है, ये सब के सब बी है। अब देखो ये जो दोनों है, ये दोनों, ये किस में है, सीरीज में, तो इसको रिप्लेस कर सकते हो एक से, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2R। अब ये 2R इस R के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब इसके बाद का फिगर ड्रॉ करोगे तो इसको सॉल्व करके लिखोगे यहाँ पे। ये 2R इसका कितना इक्विवेलेंट होगा, टू आर बाई थ्री, ये R है। अब ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में, तो इसके जगह एक रिप्लेस कर सकते हो जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5R/3। अब ये 5R/3 इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, बस सॉल्व हो गया। रिड्यूस कर करके दो का पेयर, तीन का पेयर जब सॉल्व करोगे ना तो सर्किट छोटा होते होते दो सीरीज या दो पैरेलल में आ जाएगा, फिर उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाला करा है किसी ने, इनफाइनाइट वाला, एन ले करके करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है ना वो लिख लेना। अब सी सॉल्व करते हैं, ये कर लोगे ना अब इसके बाद का, कि बताए पूरा। चलो दो लाइन का एक बार और कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस आएगा जिसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका और इसके बराबर, तो 5R/3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 5R/3 प्लस आर, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 5R/8। अब ये दोनों किसमें होगा, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 13R/8। अब देखो जब इक्विवेलेंट वाला इस टाइप का आ जाए तब कैसे करेंगे, अगर इनफाइनाइट सर्किट है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका होता है, ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा, समंदर किसके बराबर होगा, ग्लास ऑफ वाटर प्लस समंदर के। एक गिलास पानी निकाल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे, वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इधर से अगर एक खींच के बाहर कर दे, एक इसको काट करके इधर बाहर निकाल दे, तो जो सर्किट बचेगा अगेन वो कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, आइडेंटिकल सर्किट ही होगा।
आ रही बात समझ में? तो सर्किट काट के कौन सा अलग करते हैं, ऐसा जगह से काटेंगे ताकि फर्क ना पड़े। देखो इसको यहां से काट, इधर से अगर काट रहे हो तो क्या दिखेगा, ये सर्किट और जो पुराना वाला सर्किट है वो इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा। अगर यहां से कट करोगे ना तो ये रेजिस्टेंस दिखेगा, जो कि यहाँ के ए और बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहां से नहीं काटेंगे, इसको कहां से काटेंगे, इधर से। क्योंकि जब इधर से काटोगे ना तो ये पॉइंट अगर ए कर दो, ये पॉइंट अगर बी कर दो, ये काट के हटा दो, तो पुराना वाला जो सर्किट ये पूरा वाला है उसके ये इक्विवेलेंट है। आ रही बात समझ में? मतलब जब भी इस तरीके का सर्किट मिले ना तो हम दो पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं जहां से सर्किट को काट दे तो पिछले वाले सर्किट के आइडेंटिकल हो जाए। आ रही बात समझ में? तो जो भी मैंने एग्जांपल लिया है उसमें ए और बी कहा लेंगे, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, और ये जो सर्किट है इसको बाहर निकाल लो। तो पूरा सर्किट जो आएगा उसको रिप्लेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आ रही बात समझ में? जो भी ए बी है ना, हमें ए बी का इक्विवेलेंट निकालना, हमें किसका निकालना था, ए बी का इक्विवेलेंट। तो यहां से हमने काटा है, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के क्रॉस क्या है तुम्हारा, आर इक्विवेलेंट है। यही तो कैलकुलेट करना है ना। लेकिन एक्चुअली में कहा था ए और बी पॉइंट ये था, क्योंकि हमें इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। बोलो जल्दी। वही सेम चीज है, ये जो छोटा वाला काट के निकालना है ये क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, फिर उसको वापस दे दो। बोलो समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? अब ये दोनों किस फॉर्म में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, यानी इसको जब रिप्लेस करोगे तो क्या लिख सकते हो, आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस, अब ये तीनों किसमें है, ये और ये किसमें, सीरीज में है। तो जो फाइनल आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो बराबर होगा दिस, क्योंकि आर इक्विवेलेंट हमें किसके क्रॉस निकालना है, ए बी के क्रॉस, और ए बी के क्रॉस हमने आर इक्विवेलेंट माना था। तो दिस आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर, क्योंकि ये तीनों किसमें है, सीरीज में। ए बी के क्रॉस निकालना और ए बी के क्रॉस हमने कितना माना है, आर इक्विवेलेंट माना है, तो ये आर इक्विवेलेंट बराबर होगा इतने। फिर यहाँ से अननोन कौन सा है, आर इक्विवेलेंट अननोन है, इक्वेशन सॉल्व करो आराम से आ जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो जो भी रेजिस्टेंस देगा ना उसका कुछ वैल्यू होगा तुमको, जो भी रेजिस्टेंस का यहाँ वैल्यू देगा, जैसे आर को मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 वाला। तो पावर 2 वाला सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बाई 2 है। फिर इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से जो नेगेटिव वाला टर्म आएगा उसको नेग्लेक्ट कर देना, जो भी पॉजिटिव वाला टर्म आएगा उसको रखेंगे। बस टेक्निक पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे कर रहे हैं उसको। ऐसे अगर मॉड्यूल देखोगे, सीपी का मॉड्यूल या कहीं भी इंटरनेट से भी सवाल देखोगे, इस तरीके के बहुत सारे दिखते हैं। बस डिपेंड करता है तुम कहाँ से कट कर रहे हो उसको। ऐसे पॉइंट से कट करते हैं ताकि सर्किट आइडेंटिकल रहे, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, पहले आ गए थे क्या, इतना पढ़ाने के बाद अभी 2:30 बज रहे हैं। चलो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, डाउट हो तो आके पूछ लेना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो।
अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखने से पहले एक सवाल लिखो। A wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm is bent to form a complete circle, is bent to form a complete circle, is bent to form a complete circle, full stop. Find its resistance, find its resistance, find its resistance between point A and B, between point A and B as shown in figure, between point A and B as shown in figure. अरे तो वही तो सोचना है, पैरेलल लोगे क्या लोगे। हाँ पैरेलल, ये दो ही पॉइंट है ना, और दो पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टर कनेक्टेड है, पैरेलल होगा। चलो देखो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ये जो ऊपर वाला वायर है ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इधर एक रेजिस्टेंस आएगा R1, और नीचे वाला जो वायर है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, जिसके चलते रेजिस्टेंस आएगा R2। तो एक्चुअली में जो डायग्राम है ना इसको रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हो, ये R1 है और ये R2, ए और बी के बीच में तुमको कैलकुलेट करना है। अरे ये बात समझ में, बोलो जल्दी, नहीं आ रहा। अब R1 और R2 कैसे निकालेंगे, कैसे, सर्कल के साइज से, ठीक है ना। R1 और R2 कैसे निकालेंगे, सर्कल के साइज से। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ 2 पाई r है तो रेजिस्टेंस कितना, 10 दिया हुआ है ना, कि जो भी वायर था वो उसका लेंथ कितना था, उसका सॉरी उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, और उसी को बेंड करा हमने क्या बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए। तो अगर लेंथ 2 पाई r है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम है। आ रही है बात समझ में। तो अगर किसी तरीके से हमें ये वाला लेंथ पता चल जाए और ये वाला लेंथ पता चल जाए तो हम R1 R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि यहाँ स्ट्रेचिंग वाला ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख सकते हो कि जो भी R1 निकालना चाहते हो तो R1 बाई R बराबर किसके होगा, L1 बाई L के, जहां R क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस पूरे वायर का लेंथ, पूरे वायर का लेंथ। और अगर R2 कैलकुलेट करना चाहते हो तो R2 डिवाइडेड बाई R, L2 बाई L। बस ये रिलेशन चाहिए तुमको जिससे R1 और R2 पता चलेगा। अब इसके लिए तुमको L1 और L2 कैलकुलेट करना है, कर पाओगे L1 L2 कैलकुलेट, L1 L2 कैलकुलेट कर पाओगे। आर्क लेंथ निकालना आता है, आर्क लेंथ निकालना आता है।
नहीं, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ 60 के बीच में, हाँ वही है। अरे लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, भूल गए हो क्या? तभी तो सी का वैल्यू 2 पाई आर आता है यार। लेंथ किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ बराबर होता है आर इंटू थीटा के बराबर। और जब थीटा 2 पाई के बराबर हो जाता है, उसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सरकमफेरेंस में। और सरकमफेरेंस कितने के बराबर हो जाता है? 2 पाई आर के बराबर। तो अगर आर वन कैलकुलेट करना है तुमको, तो देखो क्या लिखोगे, आर वन बाई आर इज इक्वल टू एल वन। आर वन ऊपर वाले को माने थे कि नीचे वाले को? एक बार देख लेना किसको माने थे, ऊपर वाले को। ऊपर वाले के लिए एंगल कितना है? 360 माइनस 60, यानी 300 इंटू आर डिवाइडेड बाई, नीचे वाले के लिए 360 इंटू आर। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो जल्दी। नीचे वाले के लिए टोटल लेंथ, तो टोटल एंगल कितना है? 360, उसका रेडियस मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर वाले के लिए एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे? 300 मल्टीप्लाई कर दिए किससे? रेडियस से। तो यहां से क्या आएगा, आर वन जो होगा दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, यानी 100 डिवाइडेड बाई 12, या फिर 50 डिवाइडेड बाई 6, 25 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स है, अरे उतना 8.33 लिखने का जरूरत नहीं है। आर टू बताओ कितना होगा? बोलो आर टू कितना होगा? सर 5/3। 5/3। अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो कितना आना चाहिए? आ रहा है? ऐड करके देख लो, 10 आ रहा है। बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना होगा? 25/3 इंटू 25/3 डिवाइडेड बाई 10। सॉरी ये 5 है। सॉल्व करोगे 25/18 आएगा। इसका किसी किसी बुक में ढूंढोगे फॉर्मूला दिख जाएगा, लेकिन अगेन कितना फॉर्मूला याद रखोगे? तो ये इधर से लेंथ आर्क लेंथ के फॉर्म में सोच लेना, आराम से आर वन आर टू की वैल्यू आ जाएगी। फिर आर इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना। नीचे वाला ना तुमको सोचने का जरूरत नहीं है, नीचे वाला कितना होगा जो गिवन वैल्यू है वो, ऊपर वाला बस जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वही सोचना है तुमको। सेल के बारे में पढ़े होगे केमिस्ट्री में, थोड़ा थोड़ा पढ़े हो ना? बायोलॉजी में पढ़े हो? अरे वो वाला सेल नहीं। सेल में कितने कंपोनेंट होते हैं? अब वो सब मत बताना सर, माइट्रोकॉन्ड्रिया वो सब नहीं, हाँ बैटरी वाला जो है। हाँ क्या 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 से बनेगा सेल? देखो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए, सोलर सेल के बारे में मत बताना। कौन सा सेल चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि जो भी इधर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के भी बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसा कॉम्बिनेशन होगा, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। तो सेल जो केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, एग्जैक्टली वही है कि इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड डुबा करके रखेंगे, ठीक है ना? कॉपर और दूसरा कौन सा होता है? जिंक हो सकता है। जब दोनों कनेक्ट करोगे तो उसके थ्रू करंट फ्लो होगा। तो वो सारी चीजें केमिस्ट्री की बात। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? हमें पढ़ना है फर्स्ट चीज है सेल टर्मिनोलॉजी। सेल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, या फिर सेल को अगर डिनोट करना है, सेल को किसी भी सेल को स्पेसिफाई करना है, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सेल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है ईएमएफ। क्या होता है?
ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली में ये है एनर्जी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, मिसनोमर है। और इसका काम क्या होता है? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? अरे पढ़े हो ना केमिस्ट्री में? क्या? ईएमएफ के बाद आता है टर्मिनल वोल्टेज। थर्ड वन है इंटरनल रेसिस्टेंस। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख लो, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जानना है कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए। लिखना ईएमएफ क्या, लिखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस across a cell, potential drop across a cell in an open circuit, in an open circuit. ओपन सर्किट कहने का मतलब है सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। जो भी सर्किट है ना वो क्या ओपन है, कहीं ब्रेक हुआ हुआ है। तो सर्किट अगर कहीं भी एक जगह पे ब्रेक होगा तो उसके थ्रू करंट कितना होगा? जीरो होगा। तो जिस इंस्टेंट पे सर्किट में करंट जीरो है ना, उसी इंस्टेंट पे कोई भी पोटेंशियोमीटर या कोई वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस लो और दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो। किसके? बैटरी के। तो वहां से जो वैल्यू आएगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट लिखो टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज लिखना इसमें potential drop across a battery or cell, potential drop across a cell, potential drop across a cell in a closed circuit, in a closed circuit, in a closed circuit, in a closed circuit, नीचे लिखना उसी में for ideal cell, for ideal cell, for ideal cell it is equal to, it is equal to EMF of the battery. For ideal cell it is equal to EMF of the battery. अगर आइडियल सेल है तो क्या होगा? ईएमएफ के बराबर होगा टर्मिनल पोटेंशियल जो भी है तुम्हारा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ओपन करके मेजर करो या फिर क्लोज करके मेजर करो, ई इक्वल्स टू वी हो जाएगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट लिखो उसी में इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी मोर, इट कैन बी मोर और लेस, इट कैन बी मोर और लेस, it can be more or less than EMF, than EMF, than EMF for real cell, for real cell depending on charging and discharging condition, depending on charging and discharging condition, discharging condition, charging and discharging condition of cell. तो सेल को चार्ज भी कर सकते हैं
और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो उन दोनों केस के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका ईएमएफ से जो रिलेशन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है लिखेंगे, लिखना, it is resistance provided by, it is resistance provided by, it is resistance provided by, it is resistance provided by electrolyte, provided by electrolyte to the current, resistance provided by electrolyte to the current, full stop. It depends on, it depends on, it depends on separation between, it depends on separation between, separation between electrodes, depends on separation between electrodes, comma, area of electrodes, area of electrodes, comma, concentration of electrolyte, concentration of electrolyte, concentration of electrolyte, and temperature, concentration of electrolyte and temperature. ये लिखा भी है एक बार कि आइडियल सेल होता है उसके लिए ईएमएफ का वैल्यू किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। और अगर रियल सेल होगा तो उस केस में क्या होगा, रियल सेल में आर नॉन जीरो होता है, मतलब आर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो पीछे क्यों बैठते हो जब आग पे प्रेशर लगा के देखना पड़ता है, थोड़ा आगे बैठ लो, लेट से आते हो, पहले ही आते हो, पहले आके पीछे अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिचुएशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अलग अलग होता है। पहले डिस्चार्जिंग के लिए डायग्राम बनाएंगे, फिर बनाएंगे चार्जिंग के लिए। तो देखो अगर ये बैटरी है, इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ई, और यहाँ का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर है, ये सिंबल है बैटरी का, और इस पूरे पॉइंट के बीच में जो ड्रॉप होगा उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है ना, जो इसका हायर टर्मिनल है, जो भी पोटेंशियल जिसका टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, उधर से करंट क्या होगा,
बाहर जाएगा। आ रही है बात समझ में? इधर से करंट बाहर जाएगा। चार्जिंग केस में उल्टा होता है। चार्जिंग केस में क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ ई, इसका रेजिस्टेंस आर, चार्जिंग केस में उल्टा होता है। अब यहाँ पे तीनों चीज दिख रहा है तुमको, ई भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है और भी दिख रहा है। ठीक है, ई आर भी तीनों दिख रहा है। तीनों किसका टर्मिनोलॉजी है? सेल का टर्मिनोलॉजी है, जिससे हमें पता चलता है सेल के प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, अगर डिस्चार्जिंग केस में देखोगे तो यहाँ पे V जो होता है वो होता है E माइनस आई आर के बराबर। क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर। V कब पता चलता है? V तब पता चलेगा ना जब सर्किट में करंट फ्लो होगा। V कब पता चलेगा? जब सर्किट में करंट है, यहाँ पे बैटरी से करंट पास हो रहा है, मतलब जो सर्किट है वो कैसा सर्किट है? क्लोज्ड सर्किट है, तभी तो ये करंट जा रहा है ना। तो अगर क्लोज सर्किट है और किरचॉफ लॉ लगाओगे, अभी किरचॉफ पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना। किरचॉफ लॉ में होता क्या, अगर इधर से चलना शुरू कर रहे हो तो जो टर्मिनोलॉजी मिलता है वो साइन आता है। कौन सा टर्मिनोलॉजी आया? प्लस टर्मिनल आया तो इधर प्लस। और अगर रेजिस्टेंस से जा रहे हो, उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हो करंट के, जब इधर से जाओगे ना तो करंट के उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसके लिए माइनस आता है। ये बताएंगे सारी चीजें। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आर होगा किस केस के लिए? डिस्चार्जिंग केस के लिए। तो डिस्चार्जिंग केस में आप देख सकते हो कि V जो होगा दैट विल बी लेस देन E। V का वैल्यू क्या होगा? लेस देन E होगा। और चार्जिंग केस में क्या होगा? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। मतलब यहाँ पे है V इज ग्रेटर देन E। टर्मिनल वोल्टेज जो भी है वो डिपेंड करता है बैटरी एक्टिव में कनेक्टेड है या पैसिव में कनेक्टेड है। एक्टिव कंडीशन होता है चार्जिंग को बोलते हैं, सॉरी एक्टिव कंडीशन डिस्चार्जिंग को बोलते हैं, और पैसिव किसको बोलते हैं? चार्जिंग को। तो अगर एक्टिव कंडीशन है तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज होगा, ईएमएफ से कम होगा, और दूसरे वाले केस में अपोजिट होगा। ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? ईएमएफ डिपेंड करता है बैटरी के कंपोजिशन पे। ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? बैटरी कंपोजिशन पे। अरे ये जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर पढ़ा रहे होंगे तो निकलवाएंगे ना बहुत सारे बैटरी का ईएमएफ निकालने का। ऐसा करवाएं सवाल, फाइंड द ईएमएफ दिस बैटरी या दिस दैट बैटरी, कुछ बोलते हैं ना कि कॉपर जिंक बैटरी के लिए ईएमएफ बताओ, या फिर बाकी जो बैटरी है उसके लिए ईएमएफ बताओ। तो जो भी ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा? बैटरी किससे बना हुआ है। जैसे ड्राई सेल होता है, या फिर हम जो बैटरी यूज करते हैं कार में वो अलग है, जो टॉर्च में यूज होता है वो अलग बैटरी है। तो उन सबका ईएमएफ क्या होता है? अलग अलग होता है। और ईएमएफ एक्सटर्नल किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? बैटरी के कंपोजिशन पे। ठीक है, नोट में ये भी कहीं लिख सकते हो, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ बैटरी, कंपोजिशन ऑफ सेल। ईएमएफ डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ सेल। नोट में एक और चीज लिख दो, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेनी सेल फॉर्म्स बैटरी।
कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल फॉर्म्स बैटरी। अगर एक से ज्यादा सेल है तो उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। एक ऐसा इसको सेल बोलते हैं, दो टर्मिनल है इसको सेल बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे अगर अरेंज कर दो तो उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी क्या होगा, करंट थ्रू ईच सेल विल बी सेम। हमेशा सीरीज को हम कैसे शो करते हैं, करंट सेम होगा, या फिर अगर कैपेसिटेंस का केस है तो उस केस में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा। लोड का मतलब है रेसिस्टेंस एक कनेक्टेड है बाहर जो यहाँ से करंट खींच रहा है, ये भी एक रेसिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ये जो R1 R2 R3 ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। R1 E1 का इंटरनल रेसिस्टेंस, R2 E2 का इंटरनल रेसिस्टेंस, और R3 कभी कभी ना इस इंटरनल रेसिस्टेंस को इस तरीके से भी शो करके रखता है। ठीक है, मतलब ये जो पहले ऐसे खाली खाली दिखा रहे हैं ना और इधर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, कभी कभी सिंबल थोड़ा सा चेंज कर देता है, बैटरी के बीच में ही क्या करेगा, ऐसे आर कनेक्ट कर देगा और फिर इस तरीके से सर्किट बनाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आर इधर ही कनेक्टेड होगा, बीच में भी कनेक्टेड कर सकता है। तो देखो ऐसे केस में भी फिर तुम्हारा काम क्या है, इन तीनों बैटरी को रिप्लेस किससे करोगे, एक सिंगल बैटरी से। सिंगल बैटरी से जब रिप्लेस करोगे तो करंट कितना फ्लो होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, इसके अक्रॉस जो नेट ड्रॉप होना चाहिए इसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसके बाद का हमारा काम क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। लोड में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल लोड सेम ही रहेगा, इधर से करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, आई के बराबर ही होगा। लेकिन बैटरी जो है, तीन बैटरी की जगह मतलब तीन सेल की जगह हम एक सेल यूज करेंगे, और उसके लिए हमें ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। हाँ छोड़ दें, लास्ट ईयर। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, और आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगेन ओम्स लॉ से ही कैलकुलेट करते हैं, ओम्स लॉ यूज करोगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तीन बैटरी, तीन सेल हो, चार सेल हो, पांच सेल हो, उसको एक सेल से रिप्लेस कर सकते हो जिसका ईएमएफ कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 R2 R3 के समीशन के बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हो। चलो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।